हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो जनरली आपको पूछे ही जाते हैं। सो मैं ये बता रही हूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आज का हमारा, जिसमें आपको जो मैंने यहाँ पर एमसीक्यू सॉल्व करवाया है, जनरली आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 100% ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन जनरली आपको एग्जामिनेशन में पूछा ही जाएगा। अच्छे तरीके से आपको ये वीडियो देखना है, सारे एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेना है। अगर आपके जो भी डाउट्स है, आपके जो भी क्वेश्चंस है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब जैसे कि आपको पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट थी वो जा चुकी है, जो कि थी 10 जुलाई 2022। तो जल्द से जल्द अभी चांसेस है कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट्स आ सकती है। तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन जल्द से जल्द स्टार्ट कर देनी है। जैसे कि आपको पता है, डीयू यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो आपका पार्ट 1 होता है, जो पेपर 1 होता है, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, जो कि हर एक कैंडिडेट्स के लिए कॉमन होता है। तो मैं आपको बता दूं, रिसर्च मेथोडोलॉजी पर हमने आपके लिए कोर्स लेकर आया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। आपको पूरा सिलेबस यहाँ पर हम कवर करते हैं वीडियो लेक्चर्स में, जो कि आपके थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। थ्योरी से पहले हम आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करवाते हैं, एंड देन एमसीक्यूज में हम आपको ट्रिक्स बताते हैं कि किस तरीके से आपको ट्रिक्स यूज करना है। उसी तरीके से नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, काफी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में नोट्स आपके इंटरव्यू के लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं नोट्स। देन मॉक टेस्ट, टोटल 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस तरीके से आपके 400 क्वेश्चंस हम मॉक टेस्ट में कवर करते हैं। एंड देन फाइनली 1500 प्लस एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ, जो कि आपका रिवीजन का काम करती है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, 100% गारंटी के साथ हम आपको ये कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी, हम आपको पास करवाएंगे, हम आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं। तो आपको याद रखना है, आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए जल्द से जल्द आपको प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है, उस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है, और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिंक मैंने आपके साथ कॉमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखी है। सो दैट्स इट, एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो एक बार ये एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अच्छे तरीके से हमारे कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में एक बार मैं आपको फटाक से बता दूं कि हमारे इस कोर्स में हम आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, नोट्स प्रोवाइड करते हैं, और 1500 प्लस एमसीक्यूज रिविजन पीडीएफ। ये सारा जो कंटेंट आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये आपको एक ही जगह मिलेगा। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंटरनेट से स्टडी मटेरियल रिफर करते हैं। सो इंटरनेट पे जो लैंग्वेज यूज करी जाती है, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है, जिससे कि आपको समझ नहीं आता है क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से ये जो कंटेंट है आपको किस तरीके से रीड करना है, कितना कंटेंट आपको फॉलो करना है। क्योंकि हम हमारे कोर्स में आपको बताते हैं आपको कितना स्टडी मटेरियल यूज करना है। बहुत ज्यादा भी नहीं आपको पढ़ना है, बहुत कम भी नहीं, आपको जितना सफिशिएंट है आपके स्टडी के लिए उतना आपको पढ़ना है। सो हमारे कोर्स में हम आपको गाइड करते रहते हैं कि किस तरीके से आपको किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस रहना है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे कोर्स में हम आपको बताते हैं। सो हमारा ये जो कोर्स है, हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि हमारे इसी कोर्स से आपको एग्जाम में 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो जल्द से जल्द आपको कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिएगा, नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा, और आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो दैट्स इट, एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। Making a journal statement from a specific observation is an example of। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, आपने एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन के थ्रू एक जर्नल स्टेटमेंट दिया, तो ये कौन सी रीजनिंग का एग्जाम्पल होगा? क्या ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग का एग्जाम होगा, डिडक्टिव रीजनिंग का एग्जाम्पल होगा, या फिर इंडक्टिव रीजनिंग का एग्जाम्पल होगा? सो हम एक एक कर सारे ऑप्शंस को इन डिटेल में देखेंगे, और इस हम फाइंड आउट करेंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। अब क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्या होती है? क्वांटिटेटिव रीजनिंग वो रीजनिंग होती है जिसमें आप जो नंबर से रिलेटेड टर्म्स होते हैं, जो नंबर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग का यूज करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें नंबर से रिलेटेड कोई कुछ पूछा नहीं गया है, दैट्स वाई अब आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। अब रही बात आपकी ऑप्शन बी और सी की, जो कि है डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग। तो आपको कंफ्यूजन बस इन दोनों ही ऑप्शन में होगा कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा बिटवीन डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। अब इस डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं कि इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग होती क्या है। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें गिवन है
कि आपने क्या करा, एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन के थ्रू एक जर्नल स्टेटमेंट दिया। आपने एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन के थ्रू एक जर्नल स्टेटमेंट दिया। जब भी आप एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन के थ्रू एक जर्नल स्टेटमेंट देते हो, सो ये आपका इंडक्टिव रीजनिंग में आता है। इंडक्टिव रीजनिंग में आप कोई चीजों को ऑब्जर्व करते हो, एक पैटर्न फॉलो करते हो, एंड देन उसके बिहाफ पर आप देते हो एक जर्नल स्टेटमेंट। सो इंडक्टिव रीजनिंग ये आपके क्वालिटेटिव रिसर्च में आती है, क्वालिटेटिव अप्रोच में आपकी इंडक्टिव रीजनिंग आती है। और डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, डिडक्टिव रीजनिंग में आपके पास ऑलरेडी एक जर्नल स्टेटमेंट होता है, आपके पास एक जर्नल थ्योरी होती है, उसी का यूज करते हुए आप उस थ्योरी पर बेस्ड कुछ कंक्लूजन देते हो और कुछ रिजल्ट फाइंड आउट करते हो, सो उसे हम कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। और जो आपकी डिडक्टिव रीजनिंग होती है, डिडक्टिव रीजनिंग क्वांटिटेटिव नेचर की होती है। डिडक्टिव रीजनिंग आपकी क्वांटिटेटिव नेचर की होती है और इंडक्टिव रीजनिंग आपकी क्वालिटेटिव नेचर की होती है। आपको ये याद रखना है ये भी। सो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपने क्या करा, एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन के थ्रू, आपने एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन के थ्रू एक जर्नल स्टेटमेंट दिया। जब भी आप एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन के थ्रू एक जर्नल स्टेटमेंट देते हो, जर्नल थ्योरी देते हो, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इंडक्टिव रीजनिंग। नेक्स्ट, इथनोग्राफी इज यूज्ड एज अ रिसर्च मेथड टू स्टडी। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि इथनोग्राफी का यूज, इथनोग्राफी जो होता है आपका, इथनोग्राफी का यूज हम किस चीज को स्टडी करने के लिए करते हैं। सो याद रखिएगा, इथनोग्राफी क्या होता है आपको पहले तो ये पता होना चाहिए। इथनोग्राफी ये आपका एक रिसर्च मेथड होता है। इथनोग्राफी आपका एक रिसर्च मेथड होता है। सो कौन सा रिसर्च मेथड होता है आपको ये भी पता होना चाहिए। सो इथनोग्राफी आपका क्वालिटेटिव, इथनोग्राफी आपका क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड होता है, जिसमें आपके पास जो भी डेटा कलेक्ट करोगे आप, आपके पास जो भी डेटा आप कलेक्ट करने वाले हो, ये आपके पास वर्ड्स टेक्स्ट के फॉर्म में होगा। ओके, आपको याद रखना है, इथनोग्राफी आपका ये एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड होता है, जिसमें आप किसी भी कल्चर के बारे में स्टडी करते हो। ओके, आप क्या करोगे इथनोग्राफी में, किसी भी कल्चर के बारे में, कोई भी पर्सन है उसके कल्चर के बारे में स्टडी करोगे। जैसे किसी का इंडियन कल्चर है, सो आपको इंडियन कल्चर के बारे में स्टडी करना है, वेस्टर्न कल्चर के बारे में स्टडी करना है, तो आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर आप स्टेट में जाओगे। जैसे आप इंडिया में गए और वहाँ के लोगों को आपने ऑब्जर्व किया कि उनका वे ऑफ स्टाइल क्या है, वे ऑफ टॉकिंग क्या है, वो किस तरीके से रहते हैं, वो अपनी वो किस तरीके से फूड खाना पसंद करते हैं, वो सो अपनी लाइफ को किस तरीके से स्पेंड करते हैं। सो ये सारी चीज़ों को आप ऑब्जर्व करोगे, और आपने जो भी ऑब्जर्व किया, आपने जो भी ऑब्जर्वेशन के थ्रू डेटा कलेक्ट करा, वो आपको वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में डेटा मिलेगा। दैट्स वाई इथनोग्राफी जो होता है आपका ये क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड होता है। और इथनोग्राफी जो होता है ये आपका किसी भी कल्चर को स्टडी करने के लिए हम इथनोग्राफी का यूज करते हैं, आपको याद रखना है। सो इथनोग्राफी इज यूज्ड एज अ रिसर्च मेथड टू स्टडी कल्चर। रीजन, इकोनॉमी और स्टेट के बारे में इथनोग्राफी नहीं बताता है, बल्कि इथनोग्राफी का यूज करा जाता है किसी भी कल्चर से रिलेटेड स्टडी करने के लिए। दैट्स वाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, प्राइमरी सोर्स इन रिसर्च मीन्स। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि रिसर्च में प्राइमरी सोर्स का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है। सो याद रखिएगा, रिसर्च में आपके दो सोर्सेस से आप डेटा कलेक्ट करते हो। रिसर्च में एक होता है आपका प्राइमरी सोर्स, एक आप प्राइमरी सोर्स के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हो, और एक होता है आपका सेकेंडरी सोर्स, और एक आप सेकेंडरी सोर्सेस के थ्रू आप डेटा को कलेक्ट करते हो। सो रिसर्च में आप दो टाइप से, दो सोर्सेस के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हो। एक होता है आपका प्राइमरी सोर्स और एक होता है आपका सेकेंडरी सोर्स। और प्राइमरी सोर्स क्या होता है, प्राइमरी सोर्स वो सोर्स होता है जिसमें रिसर्चर खुद डेटा को जनरेट करते हैं। याद रखना है आपको, प्राइमरी सोर्स वो सोर्स होता है जिसमें रिसर्चर खुद रिसर्च में डेटा को जनरेट करते हैं। और सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, सेकेंडरी सोर्स वो सोर्सेज होता है जिसमें रिसर्चर के पास ऑलरेडी डेटा अवेलेबल होता है, ऑलरेडी पब्लिश डेटा जो होता है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी सोर्स। अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि प्राइमरी सोर्स क्या होता है रिसर्च में। सो रिसर्च में प्राइमरी सोर्स क्या होता है, प्राइमरी सोर्स जैसे हमने अभी देखा कि रिसर्च में प्राइमरी सोर्स का मीनिंग होता है कि जिसमें रिसर्चर खुद डेटा को जनरेट करते हैं, खुद डेटा डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं।
सो हम वन बाय वन ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, डेटा डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द रिसर्चर। सो यस, ये आपका प्राइमरी सोर्स होता है। प्राइमरी सोर्स क्या होता है? जिसमें रिसर्चर खुद डायरेक्टली डेटा कलेक्ट करते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये आपका प्राइमरी सोर्स का मीनिंग होता है। सो रिसर्च में प्राइमरी सोर्स का मीनिंग होता है जिसमें रिसर्चर खुद डायरेक्टली डेटा कलेक्ट करते हैं, उससे हम कहते हैं प्राइमरी सोर्स। और अब जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उन्हें भी हम देख लेते हैं। सो ऑप्शन बी, डेटा टेकन फ्रॉम बुक्स, डेटा टेकन फ्रॉम जर्नल्स, एंड ऑप्शन डी इज डेटा टेकन फ्रॉम ई सोर्स। तो यहाँ पर क्या किया गया? डेटा को किसी बुक से, किसी जर्नल से और ई सोर्सेस मतलब इंटरनेट के थ्रू कलेक्ट करा गया। सो आप जैसे देख रहे हो, बुक्स, जर्नल्स और इंटरनेट में जो भी डेटा अवेलेबल होता है वो ऑलरेडी पब्लिश डेटा होता है, और जो ऑलरेडी पब्लिश डेटा होता है ये आपके सेकेंडरी सोर्सेज का एग्जाम्पल होगा और सेकेंडरी सोर्सेज का मीनिंग होगा। तो सेकेंडरी सोर्स क्या होता है? जिसमें ऑलरेडी आपके पास डेटा अवेलेबल होता है और जो पब्लिश डेटा होता है। इसलिए आपके पास यहाँ पर ऑप्शन बी और सी तीनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ये तीनों भी आपका सेकेंडरी सोर्सेज का मीनिंग होता है। लेकिन प्राइमरी सोर्स क्या होता है रिसर्च में? जिसमें रिसर्चर खुद डेटा को डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी सोर्स इन रिसर्च। दैट्स व्हाई पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, डेटा डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द रिसर्चर्स। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैंडम सैम्पलिंग? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन में हमें रैंडम सैम्पलिंग का टाइप गिवन है या फिर मेथड गिवन है। सो याद रखिएगा, सैम्पलिंग में आप दो तरीके से आपके सैंपल्स को सिलेक्ट करते हो। एक आप रैंडम वे से सिलेक्ट करते हो, दूसरा नॉन रैंडम वे से पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट करोगे। रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है? मतलब रैंडम वे से आप किस तरीके से पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट करोगे? मतलब आप आपके जजमेंट और कन्वीनियंस को आगे रखकर नहीं सिलेक्ट करोगे पॉपुलेशन में से मेंबर्स को। लेकिन नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है? जिसमें आप आपके जजमेंट और कन्वीनियंस को आगे रखकर पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट करोगे, उससे हम कहते हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग। अब हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। जैसे आपको यहाँ पर ऑप्शन ए, बी एंड सी गिवन है, जजमेंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। सो ये तीनों भी आपकी नॉन रैंडम सैम्पलिंग होती है जिसमें आप आपके जजमेंट और कन्वीनियंस को और अपने पर्पस को आगे रखकर पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट करते हो। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए, बी एंड सी ये तीनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ये आपके नॉन रैंडम सैम्पलिंग का मेथड होते हैं। लेकिन रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है? आपकी मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग ये क्या होता है? जैसे नेम में ही मीनिंग है, जिस नेम में ही मीनिंग है आपके बहुत सारे स्टेजेस हो गए। ओके, मल्टी स्टेज, स्टेज मतलब आप उसको स्टेज में करोगे, बहुत सारे स्टेजेस में, मल्टी मतलब बहुत सारे। ओके, सो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग ये आपकी क्लस्टर सैम्पलिंग जो होती है उसका एक्सटेंशन होता है। ये आपका जो क्लस्टर सैम्पलिंग होती है उसका एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है आपका मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। जैसे क्लस्टर्स में आप क्या करते हैं? आपके पास बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है, उसको क्लस्टर्स में डिवाइड करते हो और एज इट इज पूरे क्लस्टर को रैंडमली सिलेक्ट करते हो, उस पर आप रिसर्च परफॉर्म करते हो। उसी तरीके से मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में भी आपके पास बहुत सारी पॉपुलेशन होती है। जैसे इस फिगर में आपके यहाँ पर बहुत सारी पॉपुलेशन हो गई। बहुत सारी पॉपुलेशन में से आपने क्या करा? इन कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया। तो फर्स्ट स्टेज में आपकी ये हो गई, मान लीजिए ये आपकी फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में आपने क्या किया? कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया। ओके, इन लोगों को सिलेक्ट कर लिया आपने। इन लोगों को सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या किया? इन लोगों में से कुछ लोगों को और चुन लिया रैंडमली, और ये आपका सेकेंड स्टेज बन गई। सेकेंड स्टेज में भी आपने क्या करा? और कुछ लोगों को चुना। आपको लग रहा है कि ये इतनी पॉपुलेशन बहुत हो रही है, मैं इस पर रिसर्च नहीं कर पाऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा, मैं इस पर रिसर्च नहीं कर पाऊंगी। तो आप उसका शॉर्ट फॉर्म ढूंढेंगे, मतलब और कम लोगों को ले लेंगे। तो आपने क्या करा? फर्स्ट स्टेज में आपने कुछ पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट कर लिया। ओके, देन आपने क्या करा? फिर से सेकेंड स्टेप में से इन लोगों को और छांट लिया, मतलब आपने रैंडमली इन लोगों को सिलेक्ट कर लिया। ये आपके सेकेंड स्टेज में आ गए जिन लोगों को आपने सिलेक्ट कर लिया। देन इन लोगों को सिलेक्ट करने के बाद आपको लग रहा है आपकी फिर भी अभी पॉपुलेशन है, ज्यादा पॉपुलेशन है, आपके जो मेंबर्स है, आपके जो सैंपल्स है, सैंपल्स में वो ज्यादा लोग हैं, आपको टाइम लग जाएगा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। तो आप क्या करोगे? इसमें से भी और रैंडमली लोगों को सिलेक्ट कर लोगे। आपका ये हो जाएगा थर्ड स्टेज। तो आपने फर्स्ट स्टेज में क्या कह रहे हैं? आपकी बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी, बहुत लार्ज पॉपुलेशन थी, उसमें से आपने कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया। फिर आपको लग रहा है अभी भी आपको
आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो नहीं हो, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, देन आपने इसको फिर से डिवाइड कर लिया, तो आपकी ये सेकेंड स्टेज हो गई। सेकेंड स्टेज में भी आपको ऐसा ही लग रहा है, तो आपने क्या करा, सेकेंड स्टेज में से भी रैंडमली कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया और ये आपका सैंपल बन गए, जो कि आपकी थर्ड स्टेज थी। तो आपने ये बहुत सारे मतलब मल्टीपल स्टेजेस में, एक दो से ज़्यादा स्टेजेस में आप जब सैंपल्स परफॉर्म करते हो, जब आप पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट करते हो, जो कि आपका सैंपल बन जाती है, और जिसको आप मल्टी स्टेजेस में परफॉर्म करते हो, तो इसे हम कहते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। और याद रखिएगा, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग आपकी क्लस्टर सैम्पलिंग का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है। सो यहाँ पर मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में आप आपकी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से जो भी मेंबर्स को आप सिलेक्ट कर रहे होगे, आप रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, मतलब आप आपकी जजमेंट और कन्वीनियंस को आगे रखकर पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट नहीं करोगे, रैंडमली करोगे। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। नेक्स्ट, सर्वे मेथड इज यूज्ड इन। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि सर्वे मेथड जो होता है वो आप कौन से रिसर्च में यूज करते हो। क्या आप सिर्फ क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज करते हो, क्या सिर्फ आप क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज करते हो, या फिर बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ये दोनों भी रिसर्च में आप सर्वे मेथड यूज करते हो, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो सर्वे मेथड होता क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। सर्वे मेथड का मतलब होता है आप रिसर्च में रिस्पॉन्डेंट्स के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हो, सर्वे करवा कर। रिस्पॉन्डेंट्स मतलब जो पब्लिक है, आपकी जो ऑडियंस होती है, उनसे आप क्या करते हो, सर्वे के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हो रिसर्च में। जो सर्वे आप सर्वे करवाकर, जैसे आप क्वेश्चनर्स प्रोवाइड करेंगे, इंटरव्यूज के थ्रू, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, इन सारी चीजों के थ्रू अपने आप रिसर्च में डेटा कलेक्ट करोगे सर्वे करवाकर। तो सर्वे मेथड जो होता है आपका, ये दोनों भी रिसर्च में यूज करा जाता है, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव रिसर्च में। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं एक बार, सर्वे रिसर्च क्यों क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों में यूज करा जाता है। तो सर्वे रिसर्च जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, सर्वे रिसर्च कैन बी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। सर्वे रिसर्च आपका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में भी आप यूज करते हो, दोनों रिसर्च में आप यूज करते हो। सो किस तरीके से आप क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप किस तरीके से आप सर्वे करवाते हो, जैसे कि यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, इफ योर सर्वे इन्वॉल्व्स क्वेश्चनर्स विद स्केलेबल आंसर देन इट इज क्वांटिटेटिव सर्वे। मतलब आपने क्वेश्चनर्स प्रोवाइड किया, आपके जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनको क्वेश्चनर्स प्रोवाइड किया। क्वेश्चनर्स क्या होते हैं, एक सेट्स ऑफ क्वेश्चन होगा, जैसे मान लीजिए एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सो एक क्वेश्चन होता है, उसके 4 ऑप्शन ऑलरेडी गिवन होते हैं, आपको बस टिक मार्क करना होता है जो करेक्ट ऑप्शन होता है। सो इसे हम कहते हैं क्वेश्चनर्स। सो क्वेश्चनर्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें ऑलरेडी क्वेश्चन अवेलेबल होता है, ऑप्शन भी अवेलेबल होता है, आपको बस टिक मार्क करना है जो करेक्ट आपको आंसर लगता है। सो यहाँ पर आपका ये क्वांटिटेटिव सर्वे में, क्वांटिटेटिव सर्वे का एग्जांपल होगा आपका क्वेश्चनर, बिकॉज क्वेश्चनर जो होता है ये आपका स्ट्रक्चर्ड होता है। ओके, बस आपको टिक मार्क करना होता है जो करेक्ट है आंसर, आपको जो लगता है कि करेक्ट है। जैसे आप एग्जाम में आपका एग्जाम दोगे, जैसे आपका इग्नू का जो एग्जाम होगा उसका आप एग्जाम दोगे, तो आपको एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। सो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, जो करेक्ट ऑप्शन होता है उसको आपको टिक मार्क करना होता है। सो ये जो एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चन है, ये आपका क्वांटिटेटिव टाइप का क्वांटिटेटिव सर्वे होगा, क्योंकि ये क्वेश्चनर है। यहाँ पर सेट्स ऑफ क्वेश्चन, जो स्ट्रक्चर क्वेश्चन होते हैं वो ऑलरेडी आपको अवेलेबल होते हैं, बस आपको जो करेक्ट होता है वो मार्क करना होता है। उसी तरीके से आपका जो सर्वे मेथड होता है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च में भी यूज करा जाता है। किस तरीके से, जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट देख रहे हो, इफ योर सर्वे हैज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस विद इन डेप्थ आंसर देन इट इज क्वालिटेटिव सर्वे। मतलब आपके जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे उसका इन डेप्थ आंसर होगा। आप यस नो टाइप में आप सिर्फ टिक मार्क नहीं करोगे, बल्कि इन डेप्थ आप आंसर करोगे किसी क्वेश्चन का। जैसे मान लीजिए रिसर्चर ने इंटरव्यू कंडक्ट करवाया है, इंटरव्यू में रिसर्चर किसी मान लीजिए कोई हार्ट स्पेशलिस्ट को बुलाया है। सो हार्ट डिसीज क्यों होता है, रिसर्चर उनसे पूछेंगे हार्ट डिसीज के सिम्टम्स क्या होते हैं। सो यहाँ पर जो जो एक्सपर्ट है, जो इंटरव्यू जो जिससे रिसर्चर रिस्पॉन्ड कलेक्ट कर रहे हैं, जो हार्ट स्पेशलिस्ट है, सो वो सारी चीजें सिम्टम्स को बताएंगे कि आपका चेस्ट पेन होगा, नेक पेन होगा, आपको इनडाइजेशन होगा, वॉमिटिंग होगी, तो ये सारे सिम्टम्स बताएंगे। सो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, इन डेप्थ में उन सारी चीजों को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो ये आपका क्वालिटेटिव सर्वे का एग्जांपल हो जाएगा, जिसमें आप कहते हैं इन डेप्थ इंटरव्यू। ओके, इन डेप्थ आंसर करोगे आप इंटरव्यू में। सो याद रखिए, सर्वे मेथड आपका बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों रिसर्च में यूज करा जाता है। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट, the median for the data set is,
इस क्वेश्चन में हमें एक डेटा गिवन है, ये जो डेटा गिवन है आपको, इन डेटा का आपको मीडियन वैल्यू फाइंड आउट करना है। मीडियन क्या होता है? आपके डेटा की जो मिडल वैल्यू और जो सेंटर वैल्यू होती है उससे हम कहते हैं मीडियन। सो इससे पहले भी कई वीडियोस में मैंने आपको मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए कुछ स्टेप्स बताया है। सो आपको अभी भी ये स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी और उन स्टेप्स को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, जिससे कि आप मीडियन को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे कभी नहीं भूल पाओगे। सो स्टेप्स आपको कुछ इस तरीके से याद रखना है कि स्टेप्स 1 में आपको क्या करना है, आपके पास जो भी डेटा है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है आपके डेटा को। तो हमें जो डेटा गिवन है ये ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है। पहले 62 गिवन है, फिर उससे बड़ा नंबर हमें गिवन है 65, देन 68, 70, उसी तरीके से 72। तो यहाँ पर हमें जो डेटा गिवन है ये ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में गिवन है। सो हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। सो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होता है, डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। देन स्टेप टू में आपको ये देखना होता है आपका डेटा ऑड है या फिर इवन है। आपको जो डेटा गिवन है ये ऑड है या फिर इवन है। सो ऑड और इवन कैसे पता लगेगा? सो आपको याद ही होगा ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होता है। सो इस तरीके से हम हमारे जो हमें डेटा गिवन है उनको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब टोटल 12 नंबर्स गिवन है इस डेटा में। सो हमारे पास जो डेटा है ये हमारा इवन डेटा है। सो याद रखिएगा, अगर आपका इवन डेटा होता है सो उस केस में आपकी जो मीडियन वैल्यू होती है, मतलब जो आपकी मिडिल वैल्यू होती है वो 2 होगी और उन दो वैल्यूज का आप एवरेज लेते हो। ओके अगर आपका जो डेटा गिवन है अगर वो ऑड डेटा है तो उस केस में आपकी जो मिडिल वैल्यू जो मीडियन वैल्यू होगी वो सिर्फ एक ही होगी। लेकिन हमें जो डेटा गिवन है ये आपको इवन गिवन है, इसलिए इस केस में आपके जो मीडियन वैल्यू होगी, मीडियन वैल्यू इस केस में आपकी 2 मीडियन वैल्यू होगी। सो किस तरीके से, अगर आप लेफ्ट साइड से देखते हो सो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स नंबर पे आपको 74 गिवन है यहाँ पर। उसी तरीके से अगर आप राइट साइड से चलते हो सो 1 2 3 4 5 6, अगर आप यहाँ से देखते हो तो 6 नंबर पर आपको 76 ये नंबर देखने मिलेगा। सो आपने क्या करा, राइट साइड से देखा तो 6 नंबर पर आपको एक नंबर मिला जो कि है 74। उसी तरीके से राइट साइड से आपने 6 नंबर देखा तो उस साइड से आपको मिला 76। क्योंकि अगर आपके पास टोटल 12 नंबर्स है, 12 डेटा है, अगर आप 12 को 2 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर क्या जाता है 6। तो आपको राइट साइड से भी 6 नंबर को मार्क करना है और लेफ्ट साइड से भी आपको 6 नंबर को मार्क करना है। सो दोनों साइड से आपने 6 नंबर पर जो डेटा आ रहा था उसको मार्क कर लिया। तो लेफ्ट साइड से जो आपका 6 नंबर पर आ रहा नंबर वो है आपका 74 और राइट साइड से जो आपका 6 नंबर पर आ रहा था नंबर वो है आपका 76। तो ये दोनों आपकी मीडियन की वैल्यू हो गई। तो इनका हमें एवरेज लेना है। सो एवरेज किस तरीके से लोगे आप, डिवाइडेड बाय 2। सो आपको इन डेटा को ऐड करना है। सो ऐड करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 150 डिवाइडेड बाय 2। सो 150 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा आपका 2 1 2 7 14 कैरी 1 एंड 2 5 10, मतलब आपका जो मीडियन वैल्यू है इस केस में हो जाएगी आपकी 75। तो आपने क्या किया, लेफ्ट साइड से आपका राइट साइड से दोनों भी साइड से आपने आपका जो है मीडियन वैल्यू मार्क कर लिया, देन उसका आपने एवरेज ले लिया। सो इस केस में आपकी जो मीडियन वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 75। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट है 75। नेक्स्ट, प्लेजरिज्म मीन्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि प्लेजरिज्म का मतलब क्या होता है। सो प्लेजरिज्म का मतलब होता है, प्लेजरिज्म का रिसर्च में मतलब होता है कि किसी और के वर्क को, किसी और के आइडिया को, किसी और के कॉन्सेप्ट, किसी और के कंटेंट को अपना बताना, अपना ओन बताना, इसे हम कहते हैं प्लेजरिज्म। सो आप क्या कर रहे हो, किसी और का वर्क है, किसी और का आइडिया है, किसी का कंटेंट है, किसी की इंफॉर्मेशन है, किसी का कुछ आइडिया है, उसने आपने क्या करा, उसका आइडिया चुरा लिया और बोला कि ये मेरा है, तो इसे हम कहते हैं प्लेजरिज्म। बेसिकली प्लेजरिज्म का अगर आप सिंपल वे में मीनिंग देखो तो प्लेजरिज्म का मतलब होता है कॉपिंग, के किसी और के वर्क को कॉपी कर लेना, किसी और के आइडिया को कॉपी कर लेना, तो उसे हम कहते हैं प्लेजरिज्म। और कॉपी कर कर अपना बताने को प्लेजरिज्म कहते हैं। ओके, अब हम वन बाय वन ऑप्शंस देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन से ऑप्शन में हमें प्लेजरिज्म का करेक्ट मीनिंग गिवन है। सो ऑप्शन ई, प्रॉपरली चेकिंग
रिसर्च बिफोर सबमिशन। सो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप आपकी कोई रिसर्च है उसको सबमिट कर रहे हो, उसे सबमिट करने से पहले आप एक बार प्रॉपर चेक कर रहे हो। तो इसे हम प्लेजरिज्म कहते हैं कि नहीं, ये तो करेक्ट वे है। प्लेजरिज्म क्या होता है, कॉपी करना, लेकिन आप यहाँ पर कोई गलत तरीके से कुछ नहीं कर रहे हो, आप कॉपी वगैरह कुछ नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हो, बस एक बार आपके रिसर्च का जो वर्क है आप उसको चेक कर रहे हो सबमिशन से पहले। सो इसे हम प्लेजरिज्म नहीं कहेंगे। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन है इनकरेक्ट हो जाएगा। देन हम डायरेक्टली ऑप्शन सी देखेंगे, क्रॉस चेकिंग रेफरेंसेस इन रिसर्च। सो आपने आपके रिसर्च में रेफरेंसेस क्या होता है, किसी और का अगर आप कंटेंट ले रहे हो सो आप उनको साइट करते हो, उस ऑथर का प्रॉपर नेम मेंशन करते हो। सो आप क्या कर रहे हो, रिसर्च में एक बार आप क्रॉस चेक कर रहे हो कि आपने जो रेफरेंस लिखा है वो प्रॉपर लिखा है कि नहीं, आप क्रॉस चेक कर रहे हो, एक बार फिर से चेक कर रहे हो। सो ये तो सही तरीका है, ये तो एकदम करेक्ट वे है, आप इसको नहीं बोलोगे कि आप कॉपी कर रहे हो यहाँ पर। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन हम फाइनली ऑप्शन बी देखते हैं, स्टेलिंग समवन्स आइडिया एंड पासिंग देम ऑफ एज ओन्स ओन, सॉरी वंस ओन। मतलब आपने क्या करा, किसी और के आइडिया को चुरा लिया। स्टीलिंग मतलब चुरा लेना, स्टीलिंग मतलब चुरा लेना, किसी और के अपने आइडिया को चुरा लिया और आपने क्या कहा कि ये मेरा खुद का अपना आइडिया था और मेरा खुद का वर्क है, मेरा खुद का कंटेंट है, तो ये आपका हो जाएगा कॉपी। किसी और का आइडिया था, आपने उसको चुरा लिया और आपने क्या बोला, ये मेरा आइडिया है। सो इसे हम कहते हैं प्लेजरिज्म। सो याद रखिएगा, प्लेजरिज्म का मीनिंग होता है किसी और के आइडिया को अपना बताने को हम कहते हैं प्लेजरिज्म। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, टेलिंग समवन्स आइडिया एंड पासिंग देम ऑफ एज वंस ओन। ओके, नेक्स्ट, एक्शन रिसर्च इज। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक्शन रिसर्च क्या होती है और एक्शन रिसर्च कौन से रिसर्च के अंडर आती है। सो एक्शन रिसर्च क्या होती है, सो एक्शन रिसर्च किसी भी प्रॉब्लम, जो कि कैसी प्रॉब्लम हो, जो इमीडिएटली प्रॉब्लम हो, उसे सॉल्व करने के लिए एक्शन रिसर्च यूज करी जाती है। एक्शन रिसर्च किसी भी प्रॉब्लम को इमीडिएटली सॉल्व करने के लिए हम एक्शन रिसर्च का यूज करते हैं। उसी तरीके से अप्लाइड रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च क्या होती है, जो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को या फिर कोई पर्टिकुलर और कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को यूज करने के लिए हम अप्लाइड रिसर्च का यूज करते हैं। सो अप्लाइड रिसर्च में हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और एक्शन रिसर्च में किसी भी प्रॉब्लम को इमीडिएटली हम सॉल्व करते हैं। सो एक्शन रिसर्च जो होती है आपकी, ये अप्लाइड रिसर्च का एक टाइप होती है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एक्शन रिसर्च इज अ टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च। सो याद रखिएगा, आपकी जो एक्शन रिसर्च होती है ज्यादातर आपकी टीचिंग फील्ड में यूज करी जाती है, किसी भी प्रॉब्लम को इमीडिएट सॉल्व करने के लिए। जैसे कोई टीचर है, कोई कॉन्सेप्ट समझा रहा है क्लास में बच्चों को, और बच्चे उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे, स्टूडेंट्स उस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहे, तो टीचर क्या करेंगे, अपना जो पढ़ाने का कॉन्सेप्ट है, जो स्टाइल है, वो चेंज कर लेंगे, मेथड चेंज कर लेंगे, जिससे कि स्टूडेंट्स को वो कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेगा। तो ये हो जाती है आपकी एक्शन रिसर्च। आपने क्या कर लिया, इमीडिएटली उस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व कर लिया। सो ये हो जाएगी आपकी एक्शन रिसर्च। सो एक्शन रिसर्च जो होती है आपकी, ये अप्लाइड रिसर्च की एक टाइप होती है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है हम वो भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी इज क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च क्या होती है, जो एक वन गिवन पॉइंट इन टाइम में करी जाती है, एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में, गिवन पॉइंट इन टाइम में करी जाती है। एक कोई पर्टिकुलर टाइम में एक रिसर्च की जाती है, गिवन टाइम में एक रिसर्च की जाती है, गिवन पॉइंट इन टाइम में एक रिसर्च करी जाती है। अब जैसे मान लीजिए रिसर्चर को ये देखना है अभी इस पर्टिकुलर एरिया में जो लोग रह रहे हैं उसमें उनकी मेंटल हेल्थ कैसी है। सो यहाँ पर क्या करा रिसर्च ने, अभी इस टाइम पर इन पर्टिकुलर जो एरिया में लोग रह रहे हैं, जो इतनी पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में जो भी मेंबर्स रहे, इन मेंबर्स की, इस एरिया में रहने वाले जो मेंबर्स है, उनकी मेंटल हेल्थ कैसी है एक पर्टिकुलर टाइम में, अभी देख रहे हैं रिसर्चर। तो ये हो जाएगी आपकी क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। तो याद रखिएगा, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च एक ऐसी रिसर्च होती है जिसमें आप एक वन गिवन टाइम में आप करते हो। तो यहाँ पर आप क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में किसी भी प्रॉब्लम को इमीडिएटली और किसी भी प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर रहे हो, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी, फैक्ट फाइंडिंग रिसर्च। फैक्ट फाइंडिंग रिसर्च क्या होती है, जिसमें आप सर्वे परफॉर्म कर डेटा कलेक्ट करते हो। जैसे आप क्वेश्चनर्स, इंटरव्यूज के थ्रू आप डेटा कलेक्ट करते हो और उसके थ्रू एक सर्वे परफॉर्म करते हो, डेटा कलेक्ट करते हो, तो उससे हम कहते हैं फैक्ट फाइंडिंग। आप यहाँ पर फैक्ट को फाइंड करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लॉयर है, लॉयर अपने क्लाइंट के लिए क्या करेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लाएगा, उससे बचाने की कोशिश करेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लाएगा और फैक्ट को जानने की कोशिश करेगा कि जो
करेक्ट है, जो सही है। तो इसी तरीके से फैक्ट फाइंडिंग रिसर्च में क्या करते हो आप, सर्विस परफॉर्म कर डेटा को कलेक्ट करने की कोशिश करते हो। सो यहाँ पर फैक्ट फाइंडिंग रिसर्च में आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। जैसे कि एक्शन रिसर्च होते हैं आपके, इसमें हम इमीडिएटली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, एंड अप्लाइड रिसर्च में कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को और कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अप्लाइड रिसर्च। नेक्स्ट, Which one of the following is not a part of research design? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि इन सारे ऑप्शन में से एक कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपके रिसर्च डिजाइन का पार्ट नहीं है। अब रिसर्च डिजाइन क्या होती है, रिसर्च डिजाइन जिसे हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। सो रिसर्च डिजाइन में आप क्या करते हो, सारी चीजों को प्लान कर लेते हो, मतलब आप प्लानिंग करते हो कि आप आपकी रिसर्च में किस तरीके से रिसर्च करोगे, किस तरीके से डेटा कलेक्ट करोगे, किस तरीके से सैंपल्स को सिलेक्ट करोगे, किस तरीके से आप उस डेटा को एनालाइज करोगे, किस तरीके से आप हाइपोथेसिस ले डाउन करोगे। ओके, सो रिसर्च डिजाइन क्या होता है, जिसे हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, और जिसमें आप प्लानिंग करते हैं कि आप आपकी रिसर्च को किस तरीके से परफॉर्म करने वाले हो। सो रिसर्च डिजाइन में आपका रिसर्च डिजाइन में आपके कौन कौन से पार्ट आते हैं, हाइपोथेसिस, रिसर्च क्वेश्चन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। तो रिसर्च क्वेश्चन जो है ये आपके रिसर्च डिजाइन के अंडर आता है, ये आपका रिसर्च क्वेश्चन रिसर्च डिजाइन का पार्ट होता है। क्योंकि आप अगर रिसर्च डिजाइन में आप बताओगे कि आपके रिसर्च का क्वेश्चन क्या है, उसी के बेसिस पर आप डिसाइड करोगे कि आप कौन से रिसर्च का यूज करने वाले हो, कि आप क्वालिटेटिव रिसर्च यूज करने वाले हो या फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च करने वाले हो। सो रिसर्च क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिसर्च डिजाइन। सो रिसर्च क्वेश्चन ये आपका रिसर्च डिजाइन का पार्ट होता है। देन एनालिसिस ऑफ डेटा, आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, आप अपने डेटा कलेक्ट करने के बाद आप उसको एनालाइज करोगे, आप उसको ऑब्जर्व करोगे। सो ये भी एनालिसिस ऑफ डेटा भी आपके रिसर्च डिजाइन का पार्ट होता है। देन हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस क्या होता है कि आप अजम्पशंस देते हो कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। सो ये भी आप रिसर्च डिजाइन में ही करते हो, आप हाइपोथेसिस ले डाउन करते हो और उसी हाइपोथेसिस को अपने रिसर्च में टेस्ट करने की कोशिश करते हो। सो हाइपोथेसिस, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड रिसर्च क्वेश्चन ये आपके रिसर्च डिजाइन का पार्ट होती है। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन बी, सी एंड डी ये तीनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज हमें इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रिसर्च डिजाइन का पार्ट कौन सा ऑप्शन नहीं है। सो वो ऑप्शन है आपका लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, जो आप आपके रिसर्च स्टार्ट करने से पहले देखते हो। मतलब लिटरेचर रिव्यू में एक तरीके से आपकी रिसर्च का एक ओवरव्यू होता है, जिसमें आप ये डिसाइड करते हो कि आपका रिसर्च का टॉपिक क्या होगा। आपके रिसर्च का टॉपिक क्या होगा, मतलब आप जैसे आपने लिटरेचर रिव्यू देखा, आप रिसर्च करने जा रहे हो, आपने लिटरेचर रिव्यू देख लिया, तो आप क्या करोगे, लिटरेचर रिव्यू में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, किन किन रिसर्चर ने इस पर्टिकुलर टॉपिक पर रिसर्च किया है, कहाँ से उन्होंने डेटा कलेक्ट करा है, और कितने गैप्स है, मतलब कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पर अभी तक रिसर्च नहीं हुई है। सो आप वहां से अपना टॉपिक सिलेक्ट कर लेते हो। तो याद रखिएगा, लिटरेचर रिव्यू आपके रिसर्च के स्टार्टिंग में करते हैं, और रिसर्च डिजाइन एक आपका रिसर्च प्रोसेस का एक स्टेज होता है जिसमें आप सारी प्लानिंग करते हो। सो रिसर्च डिजाइन में आपका जो है लिटरेचर रिव्यू पार्ट नहीं होता है। सो लिटरेचर रिव्यू इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिसर्च डिजाइन। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, लिटरेचर रिव्यू। नेक्स्ट, Which of the following helps in decreasing the sampling error? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हेल्प करता है सैम्पलिंग एरर को डिक्रीज करने में। सैम्पलिंग एरर क्या होता है आपका, ये आपको पता होना चाहिए। सैम्पलिंग एरर क्या होता है, सैम्पलिंग एरर इज डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर एंड सैंपल स्टैटिस्टिक। ओके, मतलब पॉपुलेशन से मिलने वाली इंफॉर्मेशन और सैंपल से मिलने वाली इंफॉर्मेशन। पॉपुलेशन में से आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी आप यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट करोगे, माइनस आपके जो सैंपल से आपने जो इंफॉर्मेशन निकाला है वो आप यहाँ पर पुट करोगे। सो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, सैम्पलिंग एरर। तो आप जैसे देख रहे हो, आपकी जो पॉपुलेशन पैरामीटर है, मतलब पॉपुलेशन से मिलने वाली इंफॉर्मेशन, सैंपल स्टैटिस्टिक्स यानी सैंपल से मिलने वाली जो भी इंफॉर्मेशन है उसे हम कहते हैं सैंपल स्टैटिस्टिक। तो आप जितना ज्यादा आपका सैंपल का साइज रखोगे उतना ज्यादा ही आपको एरर कम देखने मिलेगा, क्योंकि एक रिलेशन होता है जो कि आपको याद रखना है, सैम्पलिंग एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर सैंपल साइज। मतलब आप जितना ज्यादा आपका सैंपल साइज रखोगे उतना कम आपका सैम्पलिंग एरर होगा, जितना कम आपका सैंपल साइज होगा उतना ज्यादा आपका सैम्पलिंग एरर होगा। तो आपको सैम्पलिंग एरर रिड्यूस करना है, आपको सैम्पलिंग एरर को डिक्रीज करना है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो सैंपल का साइज है, जो भी आप पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट कर रहे हो, तो आपका जो सैंपल का साइज होगा उस केस में आपको ज्यादा लेना होगा, तभी आपका जो सैम्पलिंग एरर है ये डिक्रीज हो जाएगा। ओके, सो आपको यह रिलेशन याद रखना है। सैम्पलिंग एरर जो होता है आपका, सैम्पलिंग एरर इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर सैंपल साइज, मतलब आप आपका जितना सैंपल साइज ज्यादा रखोगे उतना आपका सैम्पलिंग एरर कम हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंक्रीज इन सैंपल साइज। जितना ज्यादा आप आपका सैंपल का साइज इंक्रीज करोगे उतना कम आपका सैम्पलिंग एरर होगा, मतलब सैम्पलिंग एरर आपका डिक्रीज होता जाएगा। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीज इन सैंपल साइज। And thank you for watching this video. I hope this lecture is helpful for you all and good luck with your preparations.